Good morning, friends. Welcome to today's lecture on microprocessor and microcontroller. In last lecture, we have seen how microcontroller provides services to input-output devices by polling method and by interrupt methods, and we have seen that interrupt method is far more better and efficient than polling method. We have also seen how microcontroller behaves when it receives interrupt signal. In today's lecture, first we will see classification of interrupts. Software interrupt. Interrupts caused by special instructions are called software interrupts or internal interrupts. Hardware interrupt. Interrupts caused by external signal is called hardware or external interrupt. अगर मेरा जो इंटरप्ट सिग्नल है इंस्ट्रक्शन के थ्रू जनरेट हो रहा है तो उसको हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट या तो इंटरनल इंटरप्ट बोलेंगे, या अगर हमारा इंटरप्ट सिग्नल एक्सटर्नली जनरेट हो रहा है तो उसे हम हार्डवेयर और एक्सटर्नल इंटरप्ट बोलेंगे. अनदर क्लासिफिकेशन इज मास्केबल इंटरप्ट. Maskable interrupts are enabled and disabled under program control. When interrupt is masked, processor does not respond to interrupts even if interrupt is activated. Interrupts can be masked or unmasked by setting or resetting flip-flops in processor. जो हमारा मास्केबल इंटरप्ट्स होता है उसको हम मास्क या अनमास्क कर सकते हैं बाय सेटिंग और रीसेटिंग फ्लिप फ्लॉप इन प्रोसेसर. ठीक है, सेट करेंगे तो वो मास्क हो जाएगा, क्लियर करेंगे तो वो अनमास्क हो जाएगा. और एक बार अगर हम इंटरप्ट को मास्क कर देंगे तो कंट्रोलर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा डिवाइस के रिक्वेस्ट को, इंटरप्ट रिक्वेस्ट को, सर्विस रिक्वेस्ट को. उसी तरह होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट. इंटरप्ट्स विच कैन नॉट बी मास्क्ड आर कॉल्ड नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स. ठीक है, ऐसे इंटरप्ट जिनको हम मास्किंग नहीं कर सकते उन्हें हम नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स बोलते हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज वेक्टर्ड इंटरप्ट्स. Interrupts for which starting address of interrupt service routine is predefined is called vectored interrupts, and as starting address of ISR is predefined, interrupt service interrupt response time for such interrupts are less compared to non-vectored interrupts. ठीक है, वेक्टर्ड इंटरप्ट्स ऐसे इंटरप्ट होते हैं जिनका स्टार्टिंग एड्रेस इंटरप्ट सर्विस रूटीन का पहले से ही प्री डिफाइंड होता है. क्योंकि ये पहले से ही प्री डिफाइंड होता है तो जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता है इनको एग्जीक्यूट करने का वो कम होता है कंपेयर टू नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स. Interrupts for which starting address of interrupt service routine is not defined and is provided by external hardware interrupt are called non-vectored interrupts. ठीक है, तो इनको हम तीन बेसिकली तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं. सिग्नल कहाँ से जनरेट होता है उसके बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और हार्डवेयर इंटरप्ट. अगर मेरा इंटरप्ट सिग्नल प्रोग्राम के थ्रू जनरेट हो रहा है तो उसको हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलेंगे. अगर एक्सटर्नली जनरेट हो रहा है तो उसको हार्डवेयर और एक्सटर्नल इंटरप्ट बोलेंगे. दूसरा क्लासीफाई हम करते हैं कि वो मास्केबल है कि नहीं. अगर मास्केबल होगा तो उसको हम मास्केबल इंटरप्ट बोलेंगे. अगर उसे मास्क नहीं कर सकते हैं तो उसे हम क्लासीफाई करेंगे एज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट. और थर्ड क्लासिफिकेशन टाइप होती है वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट. अगर हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस होगा ASR का तो उसको हम वेक्टर्ड बोलेंगे. अगर हमको इंटरप्ट सर्विस रूटीन का स्टार्टिंग एड्रेस नहीं होगा तो उसको हम नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट की तरह क्लासीफाई करेंगे. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरप्ट सोर्सेस. 8051 provides 5 interrupt sources. They are external interrupt 0, external interrupt 1, timer 0 interrupt, timer 1 interrupt, serial port interrupt. External interrupts INT0 and INT1 can be level triggered or transition triggered depending on bits IT0 and IT1 in register TCON. जो रजिस्टर TCON होता है उसकी IT0 एंड IT1 बिट्स
डिफाइन करेगी कि हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट लेवल ट्रिगर्ड होगा कि ट्रांजिशन ट्रिगर्ड होगा। एंड IE0 एंड IE1 बिट्स ऑफ TCON जनरेट्स इंटरप्ट। इस रजिस्टर की जो IE0 और IE1 बिट होगी वही रिस्पॉन्सिबल होगी इंटरप्ट जनरेट करने में। Timer 0 and timer 1 interrupts are generated by TF0 and TF1, which are set by rollover in their respective timer circuits. Timer flag set by generation of interrupt is cleared by the on-chip hardware when microcontroller starts execution of particular interrupt service routine. ठीक है, एक बार जो इंटरप्ट फ्लैग होता है वो सेट हो जाता है तो उसे हमको नेक्स्ट यूज़ के लिए रीसेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे रीसेट होता है, जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन का तो जो ऑन चिप हार्डवेयर होगा वो उसे ऑटोमेटिकली क्लियर कर देगा। और फिफ्थ टाइप होता है सीरियल पोर्ट इंटरप्ट। सीरियल पोर्ट इंटरप्ट इज जनरेटेड बाय लॉजिकल और ऑफ RI एंड TI। ठीक है, जो RI और TI होता है उनका लॉजिकल औरिंग करते हैं और उसके हिसाब से हम इंटरप्ट जनरेट करते हैं सीरियल पोर्ट का। Here service routine will determine whether it was RI or TI that generated interrupt and the bit will have to be cleared in software। ठीक है, यहाँ हार्डवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली क्लियर नहीं होता है फ्लैग, हमको सॉफ्टवेयर के थ्रू करना पड़ता है। Now we will see next topic, enabling and disabling interrupts using IE register. All the interrupt sources can be enabled or disabled by setting or clearing bit in special function register called IE. It contains a global disable bit EA which disables all interrupts at once। ठीक है, अब जो मेरे को इंटरप्ट होता है उसे एनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं, उसको एनेबल और डिसेबल करने के लिए हम एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है IE, इंटरप्ट एनेबल। ठीक है, इसमें अलग अलग बिट्स होती है। जो लोएस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसका सिंबल होता है EX0। उसके बाद वाली बिट होती है ET0, EX1, ET1, ES, ET2। ये ब्लैंक रिप्रेजेंट करता है कि ये रिजर्व्ड बिट है और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसे हम EA से डिनोट करते हैं। जो ब्लू वाला टेबल है वो रजिस्टर का पोजीशन डिफाइन करता है, जैसे कि IE0 बताता है कि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वैसे ही IE7 बताएगा कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। हम नेक्स्ट टेबल में देखेंगे कि हर एक बिट पोजीशन का सिंबल क्या है, उनका नाम क्या है और उनका सिग्निफिकेंस क्या है। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी जिसकी पोजीशन होगी IE.7, उसको सिंबल होता है EA, नाम होता है एनेबल ऑल कंट्रोल बिट, क्लियर्ड बाय सॉफ्टवेयर टू डिसेबल ऑल इंटरप्ट्स। ठीक है, अगर ये बिट को हम क्लियर करेंगे, ज़ीरो कर देंगे, तो सारे इंटरप्ट एक साथ डिसेबल हो जाएंगे। उसके बाद वाले जो बिट होती है जिसकी पोजीशन 6 है, IE.6, इसका सिंबल नहीं होता है, ये रिजर्व्ड बिट है। उसके बाद आती है ET2, ये भी रिजर्व्ड बिट है। उसके बाद आती है ES, इसका पोजीशन है IE.4, इसका नाम होता है इनेबल सीरियल पोर्ट कंट्रोल बिट। ठीक है, सीरियल पोर्ट के रिलेटेड है इसलिए इसका सिंबल ES किया है, इनेबल सीरियल। करती क्या है ये, सेट और क्लियर्ड बाय सॉफ्टवेयर टू एनेबल डिसेबल इंटरप्ट फ्रॉम TI और RI फ्लैग्स। ठीक है, जो हमारा सीरियल इंटरप्ट होता है, सीरियल पोर्ट इंटरप्ट, उसको एनेबल और डिसेबल करने के लिए हम ये वाली बिट यूज़ करते हैं। अगर सेट करेंगे तो वो एनेबल हो जाएगा, क्लियर करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद टाइमर 1 के लिए होती है, उसका सिंबल होता है ET1, पोजीशन IE.3 होगी, नाम होता है एनेबल टाइमर 1 कंट्रोल बिट। ठीक है, टाइमर 1 को एनेबल और डिसेबल इस बिट के थ्रू करते हैं, सेट और क्लियर बाय सॉफ्टवेयर टू डिसेबल और एनेबल इंटरप्ट फ्रॉम टाइमर और कंट्रोल 1, EX1।
पोजीशन है IE.1 एनेबल एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 कंट्रोल बिट। ठीक है, जो एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 होती है उसके इंटरप्ट को एनेबल और डिसेबल करने के लिए ये बिट यूज़ करते हैं। सेट और क्लियर बाय सॉफ्टवेयर टू एनेबल डिसेबल इंटरप्ट फ्रॉम INT1। एनेबल टाइमर 0 कंट्रोल बिट, इसका सिंबल होता है ET0, पोजीशन होगी IE.1। सेट और क्लियर्ड बाय सॉफ्टवेयर टू एनेबल डिसेबल इंटरप्ट फ्रॉम टाइमर और काउंटर 0। ठीक है, जो टाइमर 0 होता है उसके इंटरप्ट को एनेबल और डिसेबल करना हो तो हम ये वाली बिट यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, उसका नाम है एनेबल एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 कंट्रोल बिट। सिंबल होता है EX0। सेट क्लियर्ड बाय सॉफ्टवेयर टू एनेबल डिसेबल इंटरप्ट फ्रॉम INT0। ठीक है, ये हर एक बिट का नाम होता है का और उसके रिलेटेड ही काम होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इंटरप्ट प्रायोरिटी एंड इंटरप्ट डेस्टिनेशन। देयर आर टू प्रायोरिटी लेवल्स फॉर इंटरप्ट। Number 1, high priority interrupt, and second is low priority interrupt. A low priority interrupt can be interrupted by high priority interrupt but cannot be interrupted by another low priority interrupt. A high priority interrupt cannot be interrupted by any other interrupt source. ठीक है, अब ऐसी सपोज एक कंडीशन जनरेट हो रही है जहाँ मल्टीपल इंटरप्ट सिग्नल कंट्रोलर को मिलते हैं, तो उस टाइम हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं हर एक इंटरप्ट को। बेसिकली दो तरह की प्रायोरिटी होती है, एक हाई प्रायोरिटी और दूसरी होती है लो प्रायोरिटी। अगर कंट्रोलर को दो सिग्नल मिल रहे हैं, एक लो प्रायोरिटी का और हाई प्रायोरिटी का, तो वो पहले हाई प्रायोरिटी वाले इंटरप्ट रिक्वेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके बाद लो प्रायोरिटी वाले को देगा। ठीक है, अगर एक लो प्रायोरिटी का सिग्नल आ रहा है उसके साथ दूसरा लो प्रायोरिटी वाला आएगा तो उसको वो देखेगा ही नहीं, पहले लो जो पहला वाला आया था उसी को सर्विस प्रोवाइड करेगा। उसी तरह अगर हाई प्रायोरिटी वाला आएगा तो उसको कोई दूसरा इंटरप्ट सिग्नल इंटरप्ट नहीं कर सकता। And we can individually program each interrupt to one of these priority by setting or clearing bit in special function register called IP interrupt priority। ठीक है, हर एक इंटरप्ट सिग्नल को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, हाई प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी, ये IP रजिस्टर को यूज़ करके। ठीक है, ये उसका हमने IP रजिस्टर ड्रॉ किया है। जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है PX0, PT0, PX1, PT1, PS। हम नेक्स्ट टेबल में देखेंगे हर एक बिट पोजीशन का सिंबल, उनका नाम, मीनिंग और सिग्निफिकेंस क्या होता है। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है जिसकी पोजीशन IP.7 होती है, ये रिजर्व्ड होती है, सिंबल कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद जो सिक्स्थ पे होती है वो भी रिजर्व्ड है, फिफ्थ पे है वो भी रिजर्व्ड है। जो IP.4 है वो सीरियल पोर्ट प्रायोरिटी कंट्रोल बिट है, क्योंकि ये सीरियल पोर्ट के लिए इसलिए सिंबल हम PS से डिनोट करते हैं। करती क्या है ये, सेट क्लियर्ड बाय सॉफ्टवेयर टू स्पेसिफाई हाई लो प्रायोरिटी इंटरप्ट फॉर सीरियल पोर्ट। ठीक है, सीरियल पोर्ट को प्रायोरिटी देने के लिए हम ये वाली बिट यूज़ करते हैं। इस बिट को अगर हम सेट करेंगे तो सीरियल पोर्ट को हाई प्रायोरिटी मिलेगी, अगर क्लियर कर देंगे तो लो प्रायोरिटी मिलेगी। अब इसी तरह जो दूसरे बिट्स होती हैं जैसे PT1, PX1, PT0, PX0, इसका नाम टेबल में मेंशन्ड है। आपको जो प्रीवियस टेबल मैंने पढ़ाया है उसके नाम के हिसाब से आपको इनका सिग्निफिकेंस समझना है। जो सिंबल होता है उसके हिसाब से आप समझ ही सकते हैं, जैसे PX1 है तो वो एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 के लिए होगा, PT0 है वो टाइमर 0 के लिए होगा। तो ये आपको एक्सरसाइज के फॉर्म में दे रहा हूँ मैं, ये इनका सिग्निफिकेंस आपको खुद समझना है, सिंपल ही है, एक बार आप ट्राई कीजिए।
नहीं समझ पड़े तो जो इससे पहले वाला जो एनेबल इंटरप्ट वाला टेबल था उस पे से एक बार देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ टू रिक्वेस्ट ऑफ डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल आर अराइव्ड एट सेम टाइम, request of higher priority interrupt will be served first. But if request of same priority level will arrive simultaneously, it will provide service according to the following table. ठीक है, अगर दो अलग अलग लेवल वाली प्रायोरिटी वाले इंटरप्ट्स आएंगे तो वो तो कंट्रोलर को सिंपल है, हायर प्रायोरिटी वाले को पहली प्रेफरेंस देगा। मगर अगर दोनों सेम प्रायोरिटी वाले आ जाएंगे इंटरप्ट, तो वो क्या करेगा, ये टेबल फॉलो करेगा। जैसे अगर दोनों दो इंटरप्ट आए, दोनों की हाई प्रायोरिटी है, तो वो ये टेबल के हिसाब से प्रेफरेंस देगा। हाईएस्ट प्रेफरेंस देगा सेम लेवल में एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट ज़ीरो को, फिर उसके बाद देगा टाइमर ज़ीरो इंटरप्ट को, फिर एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट वन को देगा, फिर टाइमर वन इंटरप्ट को देगा, फिर सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट को देगा। ठीक है, इनके वेक्टर लोकेशन भी मेंशन्ड है इस टेबल में। और प्रायोरिटी वाइज हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट की, और लीस्ट प्रायोरिटी होगी सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट की। तो सपोज दो या तीन आ रहे हैं इंटरप्ट हमको सेम प्रायोरिटी के, जैसे एक एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट आया ज़ीरो का, एक टाइमर वन का इंटरप्ट आया, और सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट आया, और तीनों की लो प्रायोरिटी पहले से ही दी हुई है। तो काउंटर क्या करेगा, कंट्रोलर सबसे पहले जो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट ज़ीरो है उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। उसको सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जो टाइमर वन इंटरप्ट है उसे सर्विस देगा, और सबसे एंड में सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट को सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये टेबल बताता है कि कंट्रोलर किस तरह सेम प्रायोरिटी वालों को सर्विस प्रोवाइड करता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम टाइप कर दीजिएगा। और इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो अपने कॉलेज वाले ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।